हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कवर कर लेंगे हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार रहा। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदी भाषा के विकास क्रम से कई सवाल बनते हैं, तो आज हम पूरा यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है काफ़ी लंबा और विविध रहा है। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक ये कई चरणों में गुजरा है। तो इसे मोटे तौर पर 3 प्रमुख कालों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर वो हम 3 प्रमुख यहाँ पे चरण देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर चरण था यानी कि काल था, तो प्राचीन भारतीय आर्य काल था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल माना जाता है। तो यह काल वैदिक संस्कृत से शुरू हुआ था। ये वैदिक संस्कृत से शुरू होता है और वैदिक संस्कृत से ये शुरू होता है, तो यहाँ पर ये प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा माना जाता है। तो वैदिक संस्कृत में ही वेदों की रचना होती है, इसी भाषा में वेदों की रचना की जाती है वैदिक संस्कृत में। और उसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास होना शुरू हो गया था। तो लौकिक संस्कृत का विकास जब शुरू हुआ तो रामायण और महाभारत जैसे ये महाकाव्य है, तो ये लौकिक संस्कृत में इनको लिखा गया था। तो देखो, वेद आपके लिखे गए थे वैदिक संस्कृत में, और रामायण और महाभारत जो आपके लिखे गए थे ये महाकाव्य, ये आपके लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। और लौकिक संस्कृत व्याकरण रूप से अधिक व्यवस्थित और सरल थी। वैदिक संस्कृत थोड़ा पढ़ने में मुश्किल भी थी और व्याकरण के रूप से उतनी शुद्ध नहीं थी, लेकिन जो लौकिक संस्कृत है वो व्याकरण के रूप से काफ़ी ज़्यादा शुद्ध थी और पढ़ने में भी सरल थी। उसके बाद आपका दूसरा जो चरण आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल आता है, जो आपके 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक आता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से रहता है? 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल रहता है। तो इस काल में संस्कृत का स्थान अब धीरे धीरे पाली और प्राकृतिक भाषाओं ने ले लिया था। तो पाली भाषा देश की, जो यहाँ पर ये अगर पूछा जाएगा कि देशज भाषा कौन सी है पहली, तो पहली जो देशज भाषा है वो पाली है। और भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। और यह भाषा जन सामान्य में उस वक्त काफ़ी प्रचलित थी। ये बात हो रही है 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक के समय काल की। तो पाली उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। उसके बाद प्राकृत आई, तो प्राकृत पाली के बाद विभिन्न प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ था, जो क्षेत्रीय भेदों के कारण कई प्रकार की थी। तो जैसे प्राकृत में शौडसेनी थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी, महाराष्ट्र थी, पैसाची थी। तो ये सारी क्षेत्रीय भेदों के आधार पर यहाँ पे प्राकृत के यहाँ पे प्रकार है। और इन प्राकृत से ही विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं का जन्म होता है। तो अपभ्रंश क्या होता है? तो अपभ्रंश होता है एक बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ रूप। तो प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो किसके बाद अपभ्रंश का विकास हुआ? प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का विकास हुआ, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो आधुनिक आर्य भाषा जिसका काल रहता है 1000 ईस्वी से और अब तक, तो यहाँ पर ये जननी माना जाता है कौन? अपभ्रंश। तो यहाँ पर अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ रूप। लेकिन भाषा के विकास क्रम में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। विभिन्न अपभ्रंशों से अलग अलग आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से अपभ्रंश है, कौन कौन सी भाषा निकली है? तो शौडसेनी अपभ्रंश। तो शौडसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, तो ये जो भाषाएं निकली है ये कौन से अपभ्रंश से निकली है? तो ये शौडसेनी अपभ्रंश से निकली है। शौडसेनी अपभ्रंश से आपके पहाड़ी हिंदी निकली है, आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, आपकी राजस्थानी निकली है और आपकी गुजराती निकली है। शौडसेनी अपभ्रंश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और मागधी अपभ्रंश से आपकी कौन कौन सी भाषा निकली है? तो मागधी जो अपभ्रंश है आपकी एक तो बिहारी निकली है, और बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो यहाँ पर ये सब मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो देखो, मुख्य बिहारी निकली और बिहारी के अंदर देखो मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी निकली है। और उड़िया भी यहाँ पे आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली है, बांग्ला निकली है और असमिया आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली है। और बिहारी के अंदर आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो ये आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी निकली है। देखो, पश्चिमी तो आपकी शौडसेनी अपभ्रंश से निकली, लेकिन पूर्वी आपकी कहाँ से निकली? अर्धमागधी
अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी में आपकी आ गई बघेली आ गई, आपकी अवधी आ गई और आपकी छत्तीसगढ़ी आ गई। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी निकली। तो छत्तीसगढ़ी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। साथ ही साथ बघेली और अवधी भी आपकी जो पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी किसके अंदर आएगी, पूर्वी हिंदी के। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी निकली और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से आपकी मराठी निकली है और पैसाजी अपभ्रंश से आपकी पंजाबी और लहिंदा निकली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया पैसाजी अपभ्रंश से आपकी कौन सी यहाँ पे भाषाएं निकली है, तो आपकी निकली है एक तो पंजाबी और एक आपकी निकली है लहंदा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक शॉर्टसेनी अपभ्रंश हो गया और मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आगे हम बढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो काल था 1000 ईस्वी से लेके और अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल चल रहा है। बाकी इस काल में विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म होता है। हिंदी का जो विकास होता है मुख्य रूप से शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। तो देखो पश्चिमी जो यहाँ पे हिंदी थी, पहाड़ी हिंदी हो गई, राजस्थानी और गुजराती, ये सारी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। बाकी हिंदी का जो इतिहास क्रम रहता है तो पुरानी हिंदी, जिसको आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं, जो 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक रहा। तो इस काल में क्या हो रहा था, अपभ्रंश के प्रभाव से धीरे धीरे हिंदी के आरंभिक रूप विकसित हो रहे थे और इस दौर में डिंगल और पिंगल जैसी काव्य शैलियों का प्रचलन था। तो डिंगल और पिंगल जैसी काव्य जो शैलियाँ थी उनका प्रचलन था। पुरानी हिंदी जो आदिकालीन हिंदी थी, जो 1000 ईस्वी से लेकर और 1400 ईस्वी तक का जो समय था, वहाँ पर डिंगल और पिंगल काव्य शैलियों का प्रचलन हो रहा था और खड़ी बोली के शुरुआती रूप इसी समय में विकसित हो रही थी। तो खड़ी बोली कब विकसित हो रही थी, ये आपके 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के बीच विकसित हो रही थी। फिर आपका जो मध्यकालीन हिंदी आता है, मध्यकालीन हिंदी आपका 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक आता है। देखो पुरानी हिंदी का जो समय रहता है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक रहता है। फिर 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन हिंदी रहता है और यह हिंदी के विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। 1400 से 1850 के बीच हिंदी काफ़ी हद तक सहयोगी थी। इस काल में ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली प्रमुखता से विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर जो ये मध्यकालीन हिंदी का जो समय था 1400 ईस्वी से लेकर 1850 तक, तो यहाँ पे ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली भी प्रमुखता से विकसित हो रही थी। भक्ति काल का आपका समय कब रहता है, तो भक्ति काल का जो समय था 1400 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है, भक्ति काल। तो भक्ति काल में कई यहाँ पे कवि हुए हैं, जिनमें कबीर, सूरदास जो ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, तुलसीदास जो अवधी में अपनी रचनाएं लिखते थे, मीराबाई जैसी महान कवियों ने इस काल में अपनी रचनाएं की, जिससे ब्रज और अवधी का साहित्य समृद्ध होता चला गया। तो भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। और रीतिकाल का जो समय माना जाता है, रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है और इस काल में ब्रज भाषा में श्रृंगारिक रचनाएं प्रमुखता से लिखी जा रही थी। और आधुनिक हिंदी जो है लगभग 1850 ईस्वी से और अब तक जो यहाँ पर हिंदी का जितना भी विकास हुआ है, ये सब आपका आधुनिक हिंदी में आता है। और इस काल में हिंदी के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है, जिसमें खड़ी बोली ने प्रमुखता प्राप्त की है। उसके बाद कुछ कवियों का यहाँ पर काल रहा है, जैसे भारतेंदु युग हो गया 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन देखो जो पद्य थे, वो पद्य वाली जो भाषा चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन खड़ी बोली को गद्य के रूप में यहाँ पे जब उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखने शुरू कर दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, तो फिर उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़ी बोली को विकसित कर दिया और भारतेंदु युग कहा जाता है 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आपका द्विवेदी युग भी रहता है 1900 से 1918 ईस्वी तक, जहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को व्याकरणिक शुद्धता और परिमार्जन प्रदान यहाँ पे किया था और खड़ी बोली कविता में भी अपनी पहचान बनाने लगे थे। तो छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो नवी कविताएँ थी 1918 से
ईस्वी के बाद ये शुरू हुई थी। इन विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से हिंदी साहित्य का निरंतर विकास होता रहा था और खड़ी बोली पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी और यह हिंदी का मानक रूप भी बन गई थी। इस प्रकार हिंदी भाषा का जो विकास है वैदिक संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए आधुनिक खड़ी बोली तक पहुंचता है और सतत विकास यहाँ पर ये इस प्रकार की यात्रा रहती है जिसमें विभिन्न भाषाओं और बोलियों का योगदान रहता है। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृत से लेकर हिंदी का विकास यहाँ पर ये पूरा काल मैंने आपको समझा दिया है।